हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है 51 क्वेश्चन से और हम 100 क्वेश्चन तक आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, ठीक है। तो आपका 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 51 क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी ट्राइब्स डिक्लेयर्ड शेड्यूल ट्राइब्स इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर आपका 1967। तो एक पूछ रहा है आपसे कि कौन से ईयर में जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी ट्राइब्स इसको शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया था। तो ये 1967 में था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका करंट बेस पे है। एज पर IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025, इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2025 विल बी यस, इसका आंसर विल बी US। तो इसका होगा 4.187 ट्रिलियन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फेमा केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जून 1, 2000। ये तो बिल्कुल सही है आपका। फेरा इज मेनली फॉर एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटी, ये आपका गलत है। देखो कैसे, देखो बताती हूँ। तो आप एक्सटर्नल डेब्ट से क्या समझते हो? ठीक है, एक्सटर्नल डेब्ट मतलब विदेशी कर्जा, है ना। क्या होगा? विदेशी कर्जा। कैसे? जैसे मान लो कि जब इंडिया किसी फॉरेन कंट्री या फॉरेन बैंक या वर्ल्ड बैंक या IMF या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से क्या कर रहा है? लोन ले रहा है ना। लोन लेता है तो फिर जो उसको फ्यूचर में क्या होता है, जैसे लोन लिया इसने, ठीक है, राइट। तो फ्यूचर में जो वापस करने की जो जिम्मेदारी होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डेब्ट, है ना। एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटी कहते हैं, राइट। तो वैसा ही सी ना, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। तो जैसे मैंने माना कि इंडिया ने क्या करा भाई, इंडिया ने बोला कि हम लोन लेंगे वर्ल्ड बैंक से, कितना? 100 करोड़, ठीक है। उससे 100 करोड़ लिया। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको वापस करना ही है, साथ में क्या करना है? इंटरेस्ट भी तो देना होगा, है ना। तो इंटरेस्ट देना होगा, तो जो ये रिपेमेंट है ना आपकी, जो रिपेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही आपका एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटी कहलाता है, ठीक है। और जो आपका एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटी है ना, वो आपका पता किससे रिलेटेड है? वो आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा है बोरोविंग से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन बोरोविंग होगा, और आपका फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। ठीक है, फॉरेन बोरोविंग और इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड, राइट। अब आप बोलोगे यार फेरा क्या है? फेरा ना, देखो मैं बताती हूँ फेरा क्या है। फेरा वैसे नाम से ही पता चला, उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये है आपका, ये 1973 में आया था, ठीक है। अब क्या होता है, जब 1970s का टाइम था, 1970s का टाइम था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या थे? बहुत कम थे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज मतलब लाइक डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास क्या थी, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम थी, है ना। फिर हम क्या करना चाहते थे यार, इंडिया इंडिया क्या करना चाह रहा था कि फॉरेन करेंसी को बचाना चाहता था, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि फॉरेन करेंसी का यूज़ हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम फेरा लाए थे। अब क्या हुआ कि फेरा का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, चलो देखते हैं। तो पता है फेरा का ऑब्जेक्टिव था आपका, पहले तो ये था आपका कि भाई फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना है? कंजर्व करना है। फिर फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी है उस पर क्या करना है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। क्या करना है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। फिर क्या था आपका? फॉरेन कंपनीज को क्या करना है? रेगुलेट करना है। और फॉरेन पेमेंट को भी क्या करना है? कंट्रोल करना है, ठीक है। फॉरेन पेमेंट को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अगर अगर रूल तोड़ो तो सीधे क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। सीधे क्रिमिनल हो जाता था, और साथ में क्या, उसको जेल भी हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा फेरा था। तो फेरा को किसने रिप्लेस करा? फेरा को रिप्लेस करा आपका, रिप्लेस्ड बाय फेमा। तो फेमा क्या है भाई? फेमा भी नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये आपका 1999 में आया था, बट आपका ये लागू कब हुआ था? 2000 में, ठीक है। तो इसका क्या सीन है? इसका बस ये सीन है
इसका ये सीन है कि ये जब 1991 के टाइम पे क्या हुआ था, उसके बाद क्या होता है, इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स अपना लिया था, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो फेरा था, फेरा के क्या थे, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, है ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ऐसे में क्या हो रहा था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ना हमारे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर थे, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्यों, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, राइट। फिर फिर क्या कर दिया, फेरा को हमने रिमूव कर दिया। फेरा को जब रिमूव करा तब फेमा लाया। तो फेमा के क्या ऑब्जेक्टिव थे, फेमा के ऑब्जेक्टिव थे आपके फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। क्या करना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, राइट। दूसरा क्या था आपका, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। तीसरा क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, है ना। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे, है ना। तो इसलिए हम फेमा को लाए और फेरा को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेमा, फेरा, एक्सटर्नल डेब्ट लाइबिलिटीज हमने समझ लिया। तो इसका आंसर हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकंड वन इज फॉल्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ स्टेट, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर एंड हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो दोनों ही सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो इसका क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो गवर्नमेंट होती है ना, इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, जो कि क्या करता है, आपका लॉ को बनाता है ना। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटिव, ये क्या करता है, आपका लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। फिर आता है आपका जुडिशरी, क्या आएगा, जुडिशरी। तो ये क्या करता है, आपका लॉज को क्या करेगा, लॉज की इंटरप्रिटेशन करेगा, है ना। और क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा। ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा था, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा था कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ स्टेट, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखो हमारा आर्टिकल 153 क्या कहता है, हमारा आर्टिकल 53 कहता है कि भाई हर स्टेट में क्या, गवर्नर होगा, ठीक है। हर स्टेट में क्या होगा, गवर्नर होगा। फिर आपका आर्टिकल 154 क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, स्टेट की क्या जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वो क्या आपके गवर्नर में वेस्टेड होती है, गवर्नर में क्या होती है, वेस्टेड होगी, ठीक है। हो गया, ये आर्टिकल 154 कह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आपका जो गवर्नर है ना, ये क्या आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और ये क्या है, नॉमिनल हेड है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या है, पार्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो गया आपका। सेकंड स्टेटमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका आर्टिकल 163 कहता है गवर्नर को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ठीक है। अगर, ठीक है। और आर्टिकल 164 क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, आपका अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, सीएम और किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अगर यही टर्म प्रेसिडेंट के उसमें देखते तो ये होता 74 में क्या, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और 75 पे कहते हैं अपॉइंटमेंट किसके, पीएम और
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, है ना। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो जो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, ये स्टेट के एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे माना आपके दादाजी है, ठीक है, दादाजी हैं, फिर आपके पापा जी हैं। तो दादाजी जो है ना, मान लो दादाजी के आपके गवर्नर है, ठीक है। इनकी ड्यूटी है जस्ट लाइक गवर्नर, और जो पापा जी उनकी ड्यूटी किसकी जैसे सीएम की तरह। कैसे, चलो मैं समझाती हूँ। अब फैमिली के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, आपके दादाजी, है ना। सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। वही घर के मुखिया होते हैं। बट लेकिन जो डेली का काम होता है ना, जैसे घर का बजट कौन संभालता है ना। फीस कौन भरता है, जब आपको टेस्ट सीरीज के लिए फीस चाहिए होती है, या कॉपी नोटबुक वगैरह खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए कौन करते हैं, है ना। घर को प्रैक्टिकली कौन चला रहा है, वो है आपके पापा जी। पापा जी के हमारे सीएम, और सीएम है हमारे पापा जी, है ना। इसलिए जो पापा जी हमारे वो क्या है, आपके रियल एग्जीक्यूटिव। बट जो दादाजी है वो आपके क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, है ना। बट अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो दादाजी को बताया जाता है। और क्या है, दादाजी को उनकी अथॉरिटी को माना जाता है। जो दादाजी कहते हैं उनकी अथॉरिटी को माना जाता है ना। तो इस तरह क्या है, जो आपका गवर्नर होता है वो क्या आपका नॉमिनल हेड है ना। वो आपके कौन है, दादाजी, है ना। बाकी जो आपका रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, आपका सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, जो कि आपके कौन थे, पापा जी। तो आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर हमारा क्या था, बोथ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF। तो ये क्या आपका पायलट GEF was agreed to set up 1990. UNDP, UNEP, World Bank were the initial partners in implementing GEF project. India is both donor and recipient of GEF. तो ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल, ठीक है। अब आते हैं द 13 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 वॉज हेल्ड इन। तो इसका आंसर है आपका अबू धाबी, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 विच स्टेट हैज़ द हाइस्ट SDG। तो ये आपका केरला और उत्तराखंड था। तो इसका आंसर है B, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेयर ऑफ द कंपोनेंट्स इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन मार्च 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यार इसको याद रखना है क्योंकि बहुत देर में ही चेंज होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा C वाला। कैसे, पहला आपका आता है FCA, देन आपका आता है गोल्ड रिजर्व, देन आपका आता है SDR, तब आपका क्या आता है रिजर्व पोजीशन विद IMF, ठीक है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु हैड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन्स इन इंडिया। ये है हमारे दादा भाई नारोजी। फिर 60 क्वेश्चन पे आता है, विच स्टेट हैज टॉप द रैंकिंग इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऑफ नीति आयोग। ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर है हमारा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो हमारा क्या आएगा, आपका पहले आएगा IRDP, ठीक है, ये आएगा। फिर आएगा आपका RLGP, ठीक है। फिर आएगा आपका PMRI, फिर आएगा आपका ये। तो यानी कि 1 4 3rd सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, B आंसर हो गया। Which of the following is not an indicator for the dimension of standard of living in India's national multidimensional poverty index? Cooking fuel, drinking water, sanitation, ये सारा है, बट आपका जो ये वाला पार्ट है ये नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस मैच द लोकेशन वेयर द सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP। तो आपको पता है जो COP30 है वो कहाँ हुआ है, ये बेलम में, ठीक है। 4th का क्या है, A है, इसमें से निकलेगा ऑप्शन, है ना। फिर आपको क्या याद रखना था, COP27, इसका आंसर है 27 वाले का शर्म शेख। तो यानी कि A का फर्स्ट का D, तो इसका आंसर आ गया हमारा ये। तो यानी कि COP, यानी कि
जो COP27 है वो कहाँ है आपका, शर्म शेख में हुआ था। ठीक है, फिर COP28 का क्या होगा आपका, दुबई। फिर COP29 इसका क्या होगा आपका, बाकू। और COP30 का क्या हो जाएगा आपका, बेलम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज द हर्बल रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड। तो ये है आपका गोपेश्वर। एज पर उत्तराखंड बजट 2025 to 26 the amount allocated for चार धाम रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट इज, तो 10 करोड़ दिए थे। ठीक है, और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट में अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड सेंसस ऑफ 2011। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इज द थर्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये गलत है। और सेक्स रेशियो इन उत्तराखंड इज 963, ये बिल्कुल सही है। तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, तो 134, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024 to 25, what was the projected growth rate, the gross state domestic product at constant price of Uttarakhand in 2024 to 25। तो इसका आंसर होगा हमारा सी वाला, यानी कि 6.61%। ठीक है, इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिंदुस्तान मशीन टूल्स सिचुएटेड, रानी बाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। द क्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम, हिमाद्री ब्रांड। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है आपका, ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड इन 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, ये तो डिलीट कर दिया था आयोग ने। व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023। तो ये है आपका, इसका आंसर होगा हमारा 79। ठीक है, व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट, इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेस, हर्ट्ज। ठीक है, सी आंसर। विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, ये होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। What does acronyms PaaS stand for in cloud computing, platform as a service? Bulk modulus for a perfectly rigid body is infinite. Which 5-year plan was focused on the inclusive growth? 11th। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हैज डायमेंशन के रेस्ट का -1, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हैज डायमेंशन के रेस्ट टू -1। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका बोथ, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, व्हेन मिल्क इज कन्वर्टेड into curd, the sour taste is due to lactic acid. The moderator used in nuclear reactor is D2O. ठीक है, the marble of Taj Mahal is getting discolored and lusterless due to acid rain. Thickness of ozone layer from base to top of atmosphere is measured in Dobson unit. The rate at which solar energy is stored in green plants to be used as food is called yoga primary productivity. The interaction in which one organism is benefited and the other neither harmed nor benefited is called commensalism. ठीक है, अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सही है बिल्कुल। इट्स इनहेबिटेंट्स इंक्लूड स्नो लेपर्ड, मस्ट डियर एंड ब्लू शिप, दोनों ही सही है। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक साइड कॉलम फर्स्ट दिया, एक साइड कॉलम सेकंड दिया, तो अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब कहता है कि मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक साइड आपका कॉलम फर्स्ट में दिया है बायोमैग्निफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, लैंडफेयर्स, स्ट्रेटोस्फेयर, और दूसरे साइड में आपको देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन। इसका क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, क्या होता है। तो जैसे आपको पता है, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ते जाना। तो सबसे पहले आपको ट्रॉफिक लेवल पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, ये क्या आपका प्रोड्यूसर है। अब ग्रास को किसने खाया, ये खाया आपका ग्रास होपर ने। ठीक है, ग्रास होपर ने खाया, वो क्या हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर, राइट। फिर ग्रास होपर को किसने खाया, फ्रॉग ने, तो वो क्या हो गया आपका
सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर आता है स्नेक। स्नेक ने फ्रॉग को खाया, वो क्या हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, पेज ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो स्नेक, स्नेक के बाद किसने खाया, स्नेक को खाया आपका ईगल ने। ईगल क्या हो गया आपका टॉप कंज्यूमर। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब हमें देखना है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को समझते हैं। ठीक है, बायो का क्या मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बढ़ना, या इंक्रीज होना, है ना। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। कैसे, देखो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ डीडीटी का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, डीडीटी का। तो क्या हुआ कि मान लीजिए एक लेक है। ठीक है, ये क्या हमारा लेक है। इसमें क्या हुआ कि डीडीटी डीडीटी पेस्टिसाइड पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया आपका। अभी वाटर में कितनी डीडीटी है, वाटर में आपकी 1 यूनिट डीडीटी। ठीक है, अब क्या हो गया, जो यहाँ प्लैंकटॉन्स थे, प्लैंकटॉन्स ने क्या करा, डीडीटी को एब्जॉर्ब किया। तो ये कितना एब्जॉर्ब करा उन्होंने, 10 यूनिट, है ना, 10 यूनिट करा। अब जितनी प्लैंकटॉन्स थी ना, प्लैंकटॉन्स थी, तो फिश ने कई, जो फिश थी छोटी छोटी फिश थी, उसने कई प्लैंकटॉन्स को क्या कर लिया, खा लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 100 यूनिट, क्या हो गया 100 यूनिट हो गया आपका डीडीटी, है ना। अब क्या हुआ, जो फिश थी छोटी फिश, उसको बड़ी फिश ने खा दी, है ना, बड़ी फिश ने छोटी फिश को खा दी। अब इसका कितना यूनिट हो गया डीडीटी का, 1000 यूनिट। अब जब ये 1000 यूनिट हुआ, अब इस बिग फिश को किसने खाया, ह्यूमन ने, ह्यूमन ने खाया। तो ये कितना हो गया आपका 10,000 यूनिट। तो आप ध्यान दीजिए, जो डीडीटी है ना, इसकी अमाउंट क्या हो रही है, हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो रहा है, हर ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ती ही जा रही है। इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं, वैसे ही क्या जो टॉक्सिक केमिकल है ना, टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती ही जा रही है। इसी प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, समझे। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसका आंसर क्या हमारा, कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, है ना, समझ गए आप। तो बायो मैग्निफिकेशन का ही एक रियल एग्जाम्पल है जो जापान में हुआ था। जापान में क्या हुआ था हमारा, मरकरी पॉल्यूशन हुआ था, है ना। मरकरी पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ आपका, मिनीमाटा मिनीमाटा डिजीज हुआ था, है ना, मिनीमाटा डिजीज हुआ था। कैसे हुआ था, मरकरी पानी में पहुंची, है ना। फिर जो वहाँ की फिश थी उन्होंने क्या करा, मरकरी को एब्जॉर्व किया, है ना। फिर मरकरी को एब्जॉर्व करा तो ह्यूमन ने क्या करा, फिश को खाया, है ना, फिश को खाया तो जो मरकरी थी उनकी नर्वस सिस्टम में पहुंच गई और उसको क्या डैमेज करने लगी। तो वहां पे उसको क्या हो गया, ह्यूमंस को मिनीमाटा डिजीज। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आते हैं हम ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा 4। अब ये कैसे हुआ इसको भी मैं समझाती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम ईएसपी कहेंगे। तो देखो नाम को समझो, तो इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो देखो इलेक्ट्रो, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, राइट, प्रेसिपिटेटर, और स्टैटिक हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रेसिपिटेटर क्या हो गया आपका, सेपरेट कर देना या नीचे गिरा देना। ठीक है, सेपरेट करना। तो ये चीज़ हो गई। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो इसका ये है कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, जैसे जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, तो जैसे
थर्मल पावर प्लांट्स कोल जलाते हैं, है ना। थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, कोल जलाते हैं। कोल के जलने पर क्या होता है आपका, डस्ट, स्मोक और फ्लाई ऐश क्या होता है, निकलता है ना। ये सब हवा को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हवा को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एएसपी का काम क्या है कि डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एएसपी का काम है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हवा से अलग करना। क्या करना, हवा से अलग करना। किसका काम होता है, एएसपी का काम होता है। अब देखो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो ना जो पॉल्यूटेड स्मोक होता है ना, एएसपी में एंटर करती है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि यार जो हाई वोल्टेज वायर्स होंगे, हाई वोल्टेज वायर्स पार्टिकल्स को क्या करेगी, चार्ज कर देती है। क्या कर देती है, पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है। अब वो क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। ठीक है, क्या हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो आगे क्या होगा, जो पॉजिटिव मेटल प्लेट्स है ना, पॉजिटिव मेटल प्लेट्स होंगे जो उस पर लगी होती है ना, वो क्या करेगी, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर देंगे, आपके प्लेट्स पर चिपक जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में क्या होगी, जो साफ हवा है, साफ हवा वो बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बाकी वो सब वहाँ पे चिपक जाते हैं। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जैसे कभी बलून को बालों पर रब करके वॉल पर चिपकाया है, तो वही आपका बलून का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चिपकता है। ईएसपी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, तो ईएसपी रिमूव करता है आपका पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कहाँ पे था ये, तो ये यहाँ पे था, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड है, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल्स किससे रिलेटेड, आपका सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, लैंडफिल क्या होता है आपका, लैंडफिल मान लो, जो लैंडफिल होता है ना, एक बड़ा एरिया होता है, बड़ा एरिया होता है जहाँ सिटी का गार्बेज डंप किया जाता है। एक बड़ा एरिया होता है जहाँ सिटी का गार्बेज क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आपके घर से निकलता है जैसे प्लास्टिक, पेपर, फूड वेस्ट और ब्रोकन टॉयज। ठीक है, सारे, तो ये सब गार्बेज ट्रक ले जाता है ना। फिर एक डेजिग्नेटेड एरिया में डंप कर देता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, लैंडफिल। समझ गए, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का तो यही होना चाहिए, है ना। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होती है, जैसे हमें पता है एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होती है। मेजरली आपकी देखो, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गई, है ना, ट्रोपोस्फेयर हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, मीजोस्फेयर हो गया, थर्मोस्फेयर हो गया, है ना। ये मेजरली आपकी क्या होती है, लेयर्स होती है। हम कहाँ रहते हैं आपके, हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। यहाँ क्या होता है, वेदर यहीं होता है, क्लाउड्स भी यहीं बनते हैं, रेन भी यहीं होती है। ठीक है, कहाँ होती है, ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन लेयर कहाँ होती है आपके, वो होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में, है ना। ये क्या होता है कि ये सन यूवी रेज भेजता है। ठीक है, हाँ, और ये हमें ना प्रोटेक्ट करता है। मान लो कि ओजोन लेयर ना आपकी अर्थ की सनस्क्रीन है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हार्मफुल यूवी रेज होता है ना, हार्मफुल यूवी रेज होता है आपका, उसको क्या कर लेता है, रोक लेती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। आई कैटरेक्ट बढ़ेगा, है ना, मोतियाबिंद बोलते हैं जैसे, वो भी बढ़ेगा। डीएनए डैमेज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया है हमारा, ये वाला क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होता है, वैसे वैक्यूम में, फिर एयर में होता है। ठीक है, वाटर में कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन ऑफ वाटर, ये गलत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होती है ना,
तो उतना ज़्यादा हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, यानी कि जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसके सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो एयर की स्पीड तो सबसे ज़्यादा, मतलब लाइट की स्पीड एयर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम होगी। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी एयर से, क्योंकि वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है कम होती है ना। तो वही बात है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ था, सॉरी इसका आंसर मैंने बताया नहीं ना। इसका आंसर हुआ हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ये बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये प्लूम्यूल, रूट टिप, क्योंकि बिकॉज ये सारे सही है। फर्टिलाइजर, गैमेट्स, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजर, सारे सही है, ठीक है। फिर आता है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। फिर आता है करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट वाज द की फोकस ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस इन अप्रैल 2025, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, ठीक है। विच प्रोग्राम वॉज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2025 टू डेवलप पोर्ट विलेजेस, तो इसका आंसर होगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, सेकंड, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पोषण पखवाड़ा इवेंट ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2025, तो क्या टू प्रमोट योगा एंड फिजिकल फिटनेस, तो ये तो नहीं होगा। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, ये है इसका आंसर। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसरो मॉड्यूल re-entered the atmosphere and impacted the Indian Ocean on April 4, 2025, तो इसका आंसर हो जाएगा पोएम 4. In March 2025, the Indian government announced the merger of how many regional rural banks RRB under the one state and one RRB initiative, तो इसका आंसर हो गया आपका 26, ठीक है। एक की फोकस ऑफ विकसित भारत यात्रा is to disseminate information and facilitate access to which of the following areas, तो ये हो जाएगा आपका वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ लॉस आर कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हैबिटाट लॉस, ठीक है। हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, हाँ ये तो मेरे को सही लग रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सही लग रहा है। व्हेन अ स्पीसीज बिकम्स एक्सट्रीम द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट डू नॉट बिकम एक्सट्रीम, ये नहीं इतना सही लग रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 99 का, तो ये आपका वही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि Which international summit did Prime Minister नरेंद्र मोदी attend in Bangkok in April 2025, तो इसका आंसर हमारा हो गया BIMSTEC summit. Which historic site in Jamaica faced threats from coastal erosion and storm surges, prompting UNESCO to launch conservation project in early 2025, तो इसका आंसर हमारा हो गया A, Port Royal Naval Hospital. Thank you guys.